नेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच जंग के हालात पैदा कर दिए हैं। हिंदुस्तान ने सिंधु समझौते को खारिज कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है और अब पाकिस्तानी नेता नदियों में खून बहाने की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में नाराजगी दिखाई दे रही है। ब्रिटेन से लेकर रूस, अमेरिका तक सभी देश हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। तो वैश्विक पटल पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका में जज की गिरफ्तारी पर उठे सवाल, छात्रों का वीजा रद्द करने के फैसले पर बैकफुट पर आए ट्रंप। कई छात्रों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ दायर किया था मुकदमा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, समझौता करने के बहुत करीब है रूस और यूक्रेन। रूसी सेना के जनरल की कार धमाके में मौत से हड़कंप। अमेरिका में फलस्तीनी एजेंसी UNRWA पर चल सकता है मुकदमा। ट्रंप प्रशासन ने बदली सालों पुरानी नीति। यूएन ने गजा में फूड सप्लाई रोकने पर की इजरायल की निंदा। और चलते चलते में देखेंगे आखिर क्यों चींटियों की हो रही है तस्करी। 5000 चींटियों के साथ पकड़ा गया युवक। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में हो रहा पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार। 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। दुनिया के अलग अलग कोने से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। सऊदी अरब ने हज यात्रा पर लिया बड़ा फैसला, बिना परमिट मक्का में एंट्री पर लगी रोक, ना मानने पर होगी कार्रवाई। पाकिस्तानी सैनिकों पर बलूच लड़ाकों का हमला, सैन्य काफिले में IED ब्लास्ट, 10 की मौत। BLA बोला ये हमारी आजादी की लड़ाई का हिस्सा। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ 19 राज्यों का मुकदमा, स्कूलों में समानता के कार्यक्रम बंद करने के आदेश को दी चुनौती। ट्रंप ने फंडिंग रोकने की दी थी धमकी। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक बार फिर जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ संबंधों को तोड़ने के फैसले किए हैं, सिंधु संधि, शिमला एग्रीमेंट समेत कई समझौतों को रद्द करने की घोषणा की गई है। पाकिस्तान ने साफ कहा कि ये युद्ध भड़काने वाले फैसले हैं, तो हिंदुस्तान ने भी जंग की तैयारी तेज कर दी। और अब पाकिस्तान की पार्टी PPP के नेता बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल समझौते को लेकर साफ चेतावनी दे दी है कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। PPP के नेता ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी दोनों देशों में तनाव बढ़ाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। पहलगाम में जो हुआ वो ब्लेम गेम है और हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। PM शहबाज ने पाकिस्तान की एक एक इंच की जमीन की रक्षा करने की बात कही, लेकिन अगर दोनों देशों में जंग छिड़ती है तो उनके लिए अपना बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। तमाम देशों ने इस हमले के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ एकजुटता दिखाई है। बीते दिन ब्रिटेन में भी प्रदर्शन देखा गया। लंदन में हिंदुस्तानी उच्चायोग के बाद पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भी 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। भारतीय समुदाय के लोगों ने झंडे, बैनर और तख्तियां लेकर भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। इस दौरान पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात पाकिस्तानी सेना के कर्नल तैमूर राहत ने उच्चायोग की बालकनी से भारतीय प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक तौर पर गला काटने का इशारा किया। उनके इस एक्शन की काफी निंदा हो रही है। बिगड़ते हालात को देखते हुए रूस ने भी अपने लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बहुत तनाव है, लेकिन ऐसा हमेशा से रहा है। ट्रंप ने भी पहलगाम अटैक को बहुत बुरा हमला बताया। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान इस स्थिति को अपने स्तर पर सुलझा लेंगे। इस बीच ईरान की तरफ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मध्यस्थता का प्रस्ताव पेश किया गया है। ईरान का कहना है कि ये दोनों देश हमारे भाईचारे पर आधारित पड़ोसी हैं, जिनके साथ हमारे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध सदियों पुराने हैं। मौजूदा कठिन वक्त में ईरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बेहतर समझ बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। वहीं सऊदी अरब ने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की कोशिश शुरू की है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देश सऊदी अरब के अहम सहयोगी रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हालात कंट्रोल से बाहर हो जाए। फिलहाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हाल ही में 1000 से ज्यादा विदेशी छात्रों का वीजा रद्द कर दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या हिंदुस्तानी छात्रों की थी। इसके बाद सैकड़ों छात्रों को हिरासत और निर्वासन का डर सताने लगा था। इसके खिलाफ कई छात्रों ने कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने बिना उचित कारण बताए उनके वीजा अचानक रद्द कर दिए। यातायात उल्लंघन जैसे छोटे मामलों के लिए उन्हें निशाना बनाया गया और कई बार वीजा रद्द करने का कारण भी नहीं बताया गया। वहीं ट्रंप प्रशासन ने दलील दी कि वीजा रद्द करने का फैसला छात्रों के आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर लिया गया। हालांकि ओकलैंड की एक संघीय अदालत में सरकार के वकील ने बताया कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई उन छात्रों के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी सेविस रिकॉर्ड को मैनुअली बहाल कर रहा है, जिनके रिकॉर्ड हाल ही में खत्म किए गए थे। वकील ब्रायन ग्रीन ने कहा कि आईसीई एक नीति तैयार कर रहा है जो सेविस रिकॉर्ड खत्म करने की प्रक्रिया को साफ करेगी। जब तक छात्रों के रिकॉर्ड सक्रिय रहेंगे या निष्क्रिय रिकॉर्ड को फिर से सक्रिय किया जाएगा। अमेरिका की कई अदालतों ने पहले ही छात्रों के सेविस रिकॉर्ड बहाल करने के लिए अस्थायी आदेश जारी किए हैं। सेविस एक डेटाबेस है जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीजा की निगरानी करता है और इसे एफबीआई के नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर के तहत संचालित किया जाता है। इस बीच ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीतियों को लेकर भी विवाद गहरा गया है। एफबीआई ने मिल्वॉकी की जज हन्ना डुगन को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर एक व्यक्ति को आव्रजन अधिकारियों से बचाने का आरोप है। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया पर कहा कि डुगन ने संघीय एजेंटों को गुमराह किया, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा बढ़ा। डुगन को मिल्वॉकी की संघीय अदालत में पेश किया गया है, जहां बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी। डुगन के वकील क्रेग मास्टेंटुओनो ने जज की गिरफ्तारी पर बेहद दुख जताया और इसे सार्वजनिक हित के खिलाफ बताया। ये मामला ट्रंप प्रशासन और न्यायपालिका के बीच आव्रजन नीतियों पर बढ़ते टकराव को भी दर्शाता है। और अब अगली खबर में बात रूस यूक्रेन युद्ध की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के करीब पहुंच चुका है। कभी भी ये लड़ाई थम सकती है। अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है। अब ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। इस निरर्थक युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए जहां भी जरूरत होगी वहां अमेरिका मौजूद रहेगा। दरअसल ट्रंप का ये बयान अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ लगभग 3 घंटे तक लंबी बैठक के बाद आया है। बता दें कि ये विटकॉफ और राष्ट्रपति पुतिन के बीच चौथी मुलाकात थी। राष्ट्रपति पुतिन और विटकॉफ के बीच हुई बातचीत को लेकर क्रेमलिन के वरिष्ठ अधिकारी यूरी उशाकोव ने कहा कि ये बैठक काफी उपयोगी रही। इससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दोनों देशों की स्थिति पहले से करीब आई है। बातचीत के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत की संभावना पर भी चर्चा हुई। इससे पहले लंदन में जब यूक्रेन के मुद्दे पर बैठक बुलाई गई थी तो रूसी प्रतिनिधि उस बैठक में नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद युद्ध विराम की संभावनाओं पर विराम लगता दिख रहा था। इसका कारण रूस का रुख बताया गया था। रूस का कहना था कि जब तक यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और पश्चिमी यूरोपीय देश क्रीमिया को लेकर समझौते पर नहीं पहुंचते, तब तक शांति वार्ता में कोई बड़ी प्रगति की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब ऐसे में स्टीव विटकॉफ और पुतिन के बीच हुई ये वार्ता रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को खत्म करने में कारगर साबित हो सकती है और इसी का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है। तो वहीं यूक्रेन नए संकट में घिरता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की सेना में अब भी जवानों की भारी कमी है। व्लादिमीर पुतिन का खौफ और युद्ध की कड़वी सच्चाई इतनी भारी है कि सरकार के लाख लुभावने ऑफर्स जैसे हर महीने तगड़ी सैलरी, कैश बोनस और घर खरीदने के लिए बिना ब्याज का लोन भी युवाओं को हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा। ज्यादातर नौजवान अब युद्ध से दूरी बनाकर जीना चाहते हैं और सिर्फ वही लोग भर्ती हो रहे हैं जिनके मन में देशभक्ति, निजी बदले की भावना या कोई गहरा जख्म है। और अब अगली खबर में बात करेंगे इजरायल पर उठे सवालों की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने गजा युद्ध को लेकर इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। WFP ने कहा कि गजा में उसके खाद्य भंडार पूरी तरह से खाली हो चुके हैं क्योंकि पिछले 8 सप्ताह से इजरायल ने सहायता को रोक रखा है, जिस कारण से गजा में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। गजा में 4 लाख से ज्यादा लोग WFP सहायता पर ही निर्भर है। अगर वक्त पर मदद नहीं मिलती है तो गजा निवासियों की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। बता दें कि 2 मार्च से इजरायल ने गजा को भेजी जा रही मानवीय सहायता के प्रवेश को पूरी तरह से रोक दिया है। WFP ने कहा कि अब उसके पास खाद्यान्न खत्म हो चुका है। खुले बाजार में जो थोड़ा बहुत खाद्यान्न बचा है उसकी कीमतों में 1400% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में अब UN की तरफ से इजरायल से कहा गया है कि वो गजा को भेजी जा रही मदद सामग्री से रोक तत्काल हटा ले।
लेकिन इजराइल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इस बीच यूएन की एजेंसियों को लेकर जरूर अमेरिका ने अपना रुख सख्त कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र की फलस्तीनी शरणार्थी सहायता एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए को लेकर अपनी सालों पुरानी नीति को बदल दिया है। अब ट्रंप प्रशासन ने फैसला किया है कि अब यूएनआरडब्ल्यूए पर अमेरिका में केस चल सकता है। पहले इस एजेंसी को यूएन का हिस्सा मानते हुए किसी भी तरह का केस नहीं चलाने की नीति थी, जिसे ट्रंप ने पलट दिया है और साफ कर दिया है कि अगर एजेंसी पर गंभीर आरोप हैं तो कोर्ट में उन्हें उसका जवाब देना होगा। दरअसल इजराइल की तरफ से आरोप लगाया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले में यूएनआरडब्ल्यूए ने हमास की मदद की थी। उसके स्कूल और अस्पतालों में हमास ने हथियार रखे और हमास के लोगों को नौकरी दी गई, जबकि यूएनआरडब्ल्यूए ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। यूएनआरडब्ल्यूए के वकीलों ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि ये एजेंसी संयुक्त राष्ट्र का एक सहायक अंग है और उसे कानूनी कार्रवाई से छूट मिलनी चाहिए। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से यूएनआरडब्ल्यूए की प्रवक्ता जूलियट टॉमा ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की सालों पुरानी नीति से बिल्कुल अलग है, लेकिन एजेंसी अब अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी और अगली कार्रवाई पर विचार करेगी। बता दें कि यूएनआरडब्ल्यूए की स्थापना 1949 में की गई थी ताकि 1948 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान विस्थापित फलस्तीनियों को राहत दी जा सके। आज ये एजेंसी गजा, वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन में लाखों लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएं दे रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे 5000 चींटियों के साथ दबोचे गए 2 युवाओं की। तो हिंदुस्तान में किसी भी दीवार या मिट्टी में चींटियां मिलना बहुत आम बात है। अक्सर ही घरों में चींटी दिख जाने पर हिंदुस्तान में लोग उसे मसल कर मार देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कई जगह चींटियों को बचाने के लिए बाकायदा कानून बनाए गए हैं। एक ऐसा देश भी है जहां चींटियों की तस्करी की जाती है। अफ्रीकी देश केन्या में एक अनोखा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। केन्या में पुलिस ने बेल्जियम के 2 युवाओं को हजारों चींटियों की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। ये घटना 5 अप्रैल की है, जब 19 साल के लोनोरे डेविड और सेपे लोडेविजिक्स को एक गेस्ट हाउस से 5000 चींटियों के साथ गिरफ्तार किया गया। इन चींटियों की कीमत करीब $9200 यानी लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये चींटियां यूरोप और एशियाई बाजारों में तस्करी के लिए भेजी जानी थी। पुलिस ने इन युवाओं को गिरफ्तार करके जज के सामने पेश किया। केन्या के मुख्य एयरपोर्ट पर बैठी कोर्ट में जज नजेरी थुकू ने कहा कि वो इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगी। इन दोनों पर केन्या के वन्य जीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। जज के सामने अपने बचाव को रखते हुए दोनों ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि चींटियों को रखना अवैध है। वो तो बस मौज मस्ती के लिए ऐसा कर रहे थे। अब कोर्ट 7 मई को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। केन्या में इन दिनों चींटियों की तस्करी बढ़ रही है। ऐसा ही एक और मामला हाल ही में सामने आया था, जिसमें एक केन्याई और एक वियतनामी शख्स के पास से करीब 400 चींटियां मिली थी। अब इस घटना की हर तरफ चर्चा हो रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में